प्रोग्राम जुर्मों सज़ा के साथ मैं हूं फहाद शफीक। मैं इस वक्त बहावल नगर में मौजूद हूं। बहावल नगर के थाना मुदरसा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर मोहम्मद उमर नामी नौजवान जिसकी उम्र 19 साल थी, हनी ट्रैप के ज़रिए से उसे अगवा किया गया। अगवा करने के बाद जो है वो लवाहिकीन से तावान तलब किया गया और फिर उसके बाद जो है वो नौजवान को कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है वो नहर में फेंक दी गई। ये वाक़या जो है वो 1 साल पहले जो है वो हुआ, लेकिन इसकी जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ती रही और अब इस वाक़ये को जो मरकज़ी मुल्ज़मान है उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। ये वाक़या कैसे पेश आया, इस वाक़ये के पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात थे, कौन कौन से किरदार जो हैं वो इस सारे वाक़ये के पीछे छुपे हुए थे, आइए थाने मुदरसे के SHO से मालूम करते हैं कि ये कहानी है क्या, ये वाक़या किस तरह पेश आया और कौन कौन से किरदार इस सारे वाक़ये में शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ SHO थाना मुदरसा अकमल साहब मौजूद हैं, आइए इनसे मालूम करते हैं। अकमल साहब, ये कैसे हुआ है तमाम वाक़या और क्या चीज़ें सामने आई हैं इस केस में? जी, इस तरह हुआ कि हमारे थाने में जुलाई 2024 में मोहम्मद उमर नामी एक नौजवान था, उसकी रिपोर्ट आई कि ये गायब हो गया घर से। हमने उसकी FIR दर्ज किया, उसकी तलाश शुरू कर दी। मोहम्मद उमर के मोबाइल को ट्रैक किया गया तो 24 घंटे के अंदर ही वो मोबाइल ऑन हुआ और उसकी लोकेशन हैरत अंगेज़ तौर पर घोटकी सिंध की आई। हमने समझा कि इस सिंध का जो कच्चे का इलाका अगवा बराए तावान के लिए मशहूर है, तो ये बच्चा जो है ये ट्रैप होके वहाँ, हनी ट्रैप होके वहाँ या किसी तरह वहाँ पहुँच गया। हमने अपनी तफ्तीश जारी रखी, लेकिन 31 तारीख को चंद दिन बाद मगवी मोहम्मद उमर के मोबाइल से उसके वालिद मोहम्मद बिलाल को उसकी कुछ वीडियोज़ सेंड की गई जिसमें उसको लिटाया हुआ है और कच्चे का वो माहौल नज़र आ रहा है और एक स्टिक से उसके साथ तशद्दुद कर रहा है। हमें यकीन हो गया कि ये कच्चे में चला गया है। हमने तफ्तीश जारी रखी, लेकिन मुल्ज़मान ने ये किया कि चंद दिनों के बाद ही उसके वालिद से तावान मांगना शुरू कर दिया और यकीन पुख्ता हो गया। 50 लाख रुपए का तावान जो था वो उनको तय हो गया, 2 करोड़ से 50 लाख तक आ गए, लेकिन तरीका तय ना हो सका कि इसको तरीके में कैसे हमें ना ये तावान दिया जाएगा। 2 माह तक ये कन्वर्सेशन जारी रही और उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी हो गई। तफ्तीश जारी रही। 5वें माह मई 2025 को जिस तरह हमारा ये मोहम्मद उमर हमारे थाने से अगवा हुआ, सेम इसी तरह का एक वक़ुआ साहिवाल में थाना डेरा रहीम ने हुआ। ठीक है। हमने रश किया, वहाँ पहुँचे, इंफॉर्मेशन ली तो हमें हक़ाइक़ कुछ मशकूक नज़र आए, क्योंकि ये एक नौजवान था छोटा 16-17 साल का और हमारे जो मगवी की उम्र भी 19 साल थी। हमने समझा कि ये टीम हो सकती है। उसमें एक अली अहमद नामी मुल्ज़म था और उसके साथ एक ख़ातून थी शामिल उसमें वक़ुए में, और वो भी अगवा बराए तावान का था, 365A का था। हमने उन पर तफ्तीश जारी रखी। हमें वो दोनों मशकूक नज़र आए। हमने उनको मुंतकिल कराया। दौरान तफ्तीश, दौरान इंटेरोगेशन मुल्ज़म जो अली अहमद था उसने इंकशाफ किया कि हाँ, मैंने इस बच्चे को अगवा किया और अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया। उस वहाँ पर जो हक़ाइक़ सामने आए वो बड़े अजीब थे। हुआ कुछ इस तरह के कुछ ख़वातीन थी, जिसमें एक फोटाबाज की ख़वातीन थी और 2 ख़वातीन थी वो चिश्तियाँ के एरिया की थी। ये पहले दाने स्कूल में इकट्ठी पढ़ती थी, उसके बाद ये एक निजी यूनिवर्सिटी साहिवाल में इनका एडमिशन हो गया। उनमें एक जो थी वो अली अहमद की अजीज़ा थी। उसकी वजह से दूसरी लड़कियों से अली अहमद के रिलेशन जो थे वो डेवलप हो गए। उन्होंने घर भी किराए पे ले लिया और वहाँ पर रहने लगे, आने जाने लगे और ख़र्चे और वो सारा काम करने लगे। तकरीबन 8 माह के बाद अली अहमद के पास वो जो उसके पास पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए। उसने किसी लड़के को या किसी बंदे को अगवा करके और तावान के पैसे इकट्ठे करने की मनसूबाबंदी की, और जब हमने उसका मोबाइल देखा तो उसमें ट्रेंडिंग वीडियोज़ थी। वो कच्चे की वीडियोज़ देखता रहा। वो कच्चे की वीडियो देख के अगवा करने के लिए वो पूरी तैयारी करता रहा, ट्रेनिंग करता रहा, वो पूरी ट्रेनिंग करता रहा जी। और ये कम से कम 3 से 4 माह वो ट्रेनिंग करता रहा। उसके बाद उसने एक काम किया कि उसकी एक खातून जो थी उसने उसका टिकटॉक अकाउंट जो था उसको टारगेट किया, जो उसकी दोस्त थी, और उसका टिकटॉक उसने उस खातून के अकाउंट से बंद करा दिया और अपने जो मोबाइल था उस पर वो टिकटॉक का अकाउंट जो था वो चला लिया, लॉगिन कर लिया जी। उसी लॉगिन करने के बाद उसने उसी अकाउंट से, टिकटॉक के अकाउंट से उमर से रब्ता किया, इससे दोस्ती पैदा की।
लेकिन वो मोहम्मद उमर को ये कैसे हुआ कि ये लड़की है या लड़का है, इसकी भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। उसी निजी यूनिवर्सिटी की जो थी स्टूडेंट थी, वो मोहम्मद उमर जिस बस्ती में जिस इलाके में रहता था वहाँ भी रहती थी। जब उसने उसको बताया कि ये मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो वो अपना मोबाइल और सारा कुछ लेके तो वो अपने जो बस्ती की लड़की थी उसके पास गया, उसने तस्दीक कर दी कि ये लड़की है और ये फ़लाँ लड़की है। यहाँ पर ट्विस्ट पैदा हो गया। मोहम्मद उमर मगवी का यकीन पक्का हो गया कि मेरी किसी लड़की से बात होती थी। हालांकि दूसरी तरफ मरकज़ी मुलज़म अली अहमद था। उसने उसको ट्रैप करके साहिवाल बुलाया, वहाँ पर उसने उसको अपने एक निजी सोसाइटी के एक मकान पे ले गया। वहाँ पर उसके शरीक मुलज़म कामरान और सलमान पहले से मौजूद। उन लोगों ने उनको वहाँ से बांधा, संगलों के साथ बांधा, उसकी वीडियोस भी बनाई। और अली अहमद इतना चालाक और ज़ेरिक मुलज़म था कि वो उसी रात मोहम्मद उमर का मोबाइल लेकर घोट की सिंध चला गया और वहाँ जाकर दीवारों पे लगे हुए और मुख्तलिफ इश्तिहारों पे लगे हुए नंबरों पर ऐसे ही काले करता रहा ताकि पुलिस को डी ट्रैक कर सके और चकमा दे सके। पुलिस उस तरफ, पुलिस की तफ्तीश तो सारी फिर कच्चे की तरफ चली गई। लेकिन ये फिर जब हमारे पास ये मुलजमान आए, हमने उसके पॉइंटेशन पर फिर कामरान को अरेस्ट किया, हमने उसकी पॉइंटेशन पर फिर सलमान को अरेस्ट किया और इनकी तफ्तीश जारी रखी। जब तो दौरान तफ्तीश हमें पता चला कि लड़का साहिवाल से अगवा हुआ था, तो हमने साहिवाल का रुख किया। साहिवाल में एक और अजीब सूरत हमारे सामने आई। साहिवाल में हमें दो गवाह ऐसे मिल गए जिन लोगों ने कुछ अर्सा पहले एक अपने रक्शे पर, अली अहमद जो था ये ना रक्शे पर कपड़ा भी फरोख्त करता था, इसका एक रक्षा बना हुआ था। इसने उस कपड़ों वाले जो थैले थे ना, उसमें उस नाश को बंद किया और नाश को बंद करने के बाद पुल है उधर एक ना, वहाँ की जो LBD बड़ी नहर है ना, उसमें फेंक दी। इस वक्त हम मगवी मोहम्मद उमर के वालिद जो इस केस के मुद्दई भी हैं उनके साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि सारा वाक़या किस तरह पेश आया, पुलिस ने उनकी क्या मदद की। सबसे पहले तो बिलाल साहब, बहुत अफसोस हुआ कि आपके जो बेटा है वो इस वाक़े में जाँबाक हुआ और पूरी टीम जियो न्यूज़ की जो है वो आपके साथ दुख में बराबर की शरीक है। ये बताइएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है और पुलिस ने किस तरह आपकी मदद की। इस तरह 2024 ਦੇ 7वें महीने की 22 तरीक ਨੂੰ मेरा बेटा इत्थों गया किसी झांसे ते। कोई नौकरी हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, इस तरह नाल हो गया है बच्चा। तो जो बच्चा चला गया इत्थों असी लभदे रहे कि बच्चा कित्थे गया। पुलिस को आए, फिर FIR मैं दर्ज कराई, दर्ज करा तो फिर उनके बाद मैं आंदा जांदा रहा थाने। जो 7वें महीने की 31 तारीख होंदी है तो उदो मैंने एक कॉल आती है, कहते हैं जी थोड़ा आपका बेटा हमारे पास है, तो 2 करोड़ का बंदोबस्त कर लें, नहीं तो फिर असी जान तो इन्हों मार देंगे। असी फिर पैसे पूछे भी देने कितने ने, उन्होंने कहा पैसे देने ने घोट की सिंध। असी घोट की पैसे लेके गए, पैसे का बंदोबस्त किया, 50 लाख रुपया उन्होंने डिमांड की थी। मेरे बिरादरी सारी मतलब बस्तियां के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मैनू किसी ने 1000 दिता, किसी ने 500 दिता, किसी ने 20,000 दिता। इस तरीके नाल पैसे असी बनाए। असी उत्थे गए, उन्हें पैसे लैन की कोशिश, असी देने की कोशिश की। वो कहता कि तुसी रोड पर आ जाओ। असी डर गए, असी वापस आ गए उत्तों घोटकी तो। जो घोटकी तो वापस आए थे, यानी कि पैसे देने के तरीकाकार जो है वो तय नहीं हो सका। फिर असी लभदे रहे, उन्हें फिर 2 महीना तक साढ़ा वो नंबर चलता रहा। कभी कहता तुसी बैंक पैसे करा दियो, अपना अकाउंट खुलाओ, मैंने ATM कार्ड दे दियो तो मैं थोड़ा बच्चा छाड़ देंगा। क्योंकि वो बच्चा तो पहले ही वो मार चुका सी, 2 दिन बाद बच्चा मार चुका सी। असां फिर पता करते करांदे इन्हें फिर एक होर इस तरह का वाकया किया, बच्चा फिर अगवा किया, होर फराज नामी शख्स है कोई। असी फिर पता करते, सानू उत्थों पता चलिया कि देरा थाना रहीम देरा उंदे च बंदा अरेस्ट हो चुका है। असी पता किया, असी एक वीडियो कॉल पहले हुई सी साड़ी, मेरा साला अब्दुल सत्तार, उन्हें इस बंदे नूं वीडियो कॉल ते वेख्या सी कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं पछाण लांगा। फिर असी SHO अपना कि ना उहदा SHO मैनू नाम भुल गया, SHO साहब मेरे नाल गए। असी गए रात नूं 2 बजे, अब्दुल सत्तार भी नाल सी। असी जो गए तो मुलजम सामने आया तो अब्दुल सत्तार ने कहा कि यही मुलजम है। असी खुद पछाणा उन्होंने, पछाण के लाए। फिर पुलिस गई नाल, फिर
जुडिशल होए साहिवाल जेल उत्थों फिर असी इन्हों लैके आए इत्थे ते इत्थे फिर ये सारी गल इन्होंने मनी कि असी इस तरह किया या इनू नहर दे पुल तो मार के सुटिया हर चीज़ मनी इन्होंने। लिहाजा हुण मेरी अपील है मरीम नवाज़ नूं ते शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नूं कि मेरे बेटे का इंसाफ मैंने मिला जाए। मेरे ना बहुत ज़्यादती हुई है और बिना वजह मेरा जवान बेटा इन्होंने मार दिता है तो मेरी गुजारिश है कि मेरा मैंने इंसाफ मिला जाए। जी, लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में 10 साल बच्ची को उसी के वालिद ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ ईंटें मारकर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद ये मुलजिम जो था ये फ़रार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके ना सिर्फ उससे आला कत्ल बरामद किया है बल्कि उसके इंकशाफ पर केस भी तैयार कर लिया है और जिसे अब जल्द ही उसका चालान पेश कर दिया जाएगा। इस वाक़े में उसकी वालदा का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, उन्होंने इस मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया है, आइए हम उनसे बात करते हैं। 10 साल ईमान फातिमा की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। इस बच्ची को किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया और ये कहाँ थी, आइए हम उनसे पूछते हैं। जी बाजी, ये बताएं कि आपकी बेटी को जब कत्ल किया गया तो आप घर में मौजूद नहीं थी? नहीं, मैं घर में मौजूद नहीं थी। मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कॉल करके कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हारी बेटी को बड़ी बेदर्दी से मारा है। तो मैं घर आई हूँ तो घर नहीं थे ये, इन्होंने लावार्स करके सर्विस हॉस्पिटल में फेंक दिया था। फिर उन्होंने सर्विस हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया हुआ था। तो फिर मैंने उधर से मैं चिल्ड्रन लेके गई हूँ, तो बस वो मेरी बच्ची नहीं है। फिर क्या आपका तनाज़ा क्या था शोहर के साथ? मेरा मतलब कि मेरी खुला हुई हुई थी, मैंने खुला ली हुई थी। मेरे साथ भी ऐसे ही करता था, मार कुटाई इतनी बुरी तरीके से मुझे मारता था और उसके बाद आगे मेरे बच्चों को भी ऐसे मार रहा था। तो जब मैंने मतलब कि खुला ली थी तो मेरे पास आगे इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं केस कर अपना बच्चे ले सकूं। तो बच्चे इसी के पास थे, तो ये अक्सर मारते थे, मेरे बच्चों को अक्सर मारते थे। तो लेकिन इस बार तो इतना मारा है कि उनसे जान से ही मार दिया। तीनों बच्चे इसके पास थे? तीनों बच्चे इसी के पास थे। आप अपने मायके में रहती थी? जी, मैं अपने मायके में रहती। तो इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे इसके वालिदैन? नहीं, बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। ये बच्ची को मार रहे थे, सारे उधर मौजूद थे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया मेरी बच्ची को ना, सारे उधर ही थे, किसी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। जब ये मार रहा था उसकी माँ पास ही थी। तो इसकी माँ ने नहीं कहा कि इसके बेटे ने मारा उसको? नहीं, वो भी कह रहे हैं मुझे छुड़वा दो, इसको खुला ये निकलवा लो, इसे बाहर सुलह कर लो, सुलह कर लो। प्रेशर डाल रहे हैं सुलह का? जी, मुझे कह रहे हैं सुलह कर लो, सुलह कर लो, मुझे इतना कह रहे हैं कि प्रेशर डाल रहे हैं, धमका रहे हैं। तो लेकिन अब मैं सुलह नहीं कर सकती इसके साथ। मुकदमा आपने दर्ज कराया था? जी, मैं नहीं करवाया। सुलह तो नहीं करेंगी? नहीं, मैं सुलह नहीं कर सकती इसके साथ। इंसाफ चाहिए आपको? जी, इंसाफ चाहिए मुझे। मेरी बच्ची को बहुत बेरहमी से इन्होंने मारा है, बहुत बेदर्दी से मारा है आसिफ ने, और मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। 10 साल बच्ची ईमान फातिमा के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इस मुलजिम तक कैसे पहुंची? डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान रज़ा, उनसे पूछते हैं। सर ये बताएं कि ये बड़ा ही अंदरनाक वाक़या था, इसमें पुलिस मुलजिम तक इतनी जल्दी कैसे पहुंची और कैसे गिरफ्तार किया इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया कि बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या था। 10 साल की बच्ची थी जिसको उसके अपने बाप ने ही मार दिया और उसके मारने के बाद वो फ़रार हो गया था। बच्ची को के इलाज की कोशिश की गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। पुलिस ने इस पर जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल थे, हमने उसकी लोकेशंस को ट्रैक किया, उसकी CDRs को ट्रैक किया। CDRs के थ्रू हमें जो नंबर्स मिले उन पर हमने काम किया। उसके अलावा हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर जो हमारे पास सोर्सेज थे उनको हमने यूटिलाइज़ किया और हमने चंद दिन के अंदर जो है उस बंदे को गिरफ्तार किया। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ फोरेंसिक एविडेंस होती है, क्योंकि इसमें एक बालिग जुर्म तो वो तो अदालत मानती नहीं है। तो इसमें फोरेंसिक एविडेंस में आपने क्या क्या चीज़ इकट्ठी की है और किस तरह आपने इसको सारा केस को तैयार किया? जी, इसमें जो आला कत्ल था वो बेसिकली ईंटें थीं। उसने ईंटों के वार कर करके अपनी बेटी का कत्ल किया। तो वो तमाम चीज़ें कलेक्ट की गई। PFSA ने इधर विज़िट किया, तमाम सैंपल्स हमारे क्राइम सीन यूनिट ने विज़िट किया, तमाम सैंपल कलेक्ट किए गए, जो ब्लड सैंपल्स थे, फिर DNA प्रोफाइलिंग के लिए वो तमाम चीज़ें कलेक्ट की गई। तो जो एविडेंस वहाँ पर अवेलेबल थी हमारे पास, वो तमाम फिंगरप्रिंट्स एवरीथिंग वो कलेक्ट की गई है और मेरे हिसाब से इंशाल्लाह हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाने में कामयाब होंगे, जिससे मुलजिम को इंशाल्लाह सज़ा मिलेगी मैक्सिमम। अच्छा, इसमें मुलजिम क्योंकि वो एक है, तो क्योंकि वो अपने घर में था और बच्ची की वालदा घर में नहीं थी, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि मुलजिम के वालिदैन ने उसको काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश किया, उनसे पूछताछ की है, क्या इस केस में वो, इस कत्ल में वो शामिल तो नहीं है?
जी, इसमें जो मुलज़िम है, जो बच्ची का वालिद है, वो क्या उसी ने कत्ल किया है। वालदा जो थी वो घर में मौजूद नहीं थी उस वक्त, और इस तरह की भी बात आ रही है कि शायद उनकी कोई अलहदगी हो चुकी थी। लेकिन हम अभी क्योंकि इंटरोगेट कर रहे हैं, अभी तक तो यही पता चला है कि कोई बात हुई है जिसके ऊपर उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से के अंदर उस बच्ची का कत्ल। नहीं, बच्ची के दादा दादी ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की है, क्या उन पर कोई 201 का तलाक होता है? जी, क्योंकि उन्होंने शहादत छुपाने की कोशिश की उन्होंने। जी बिल्कुल, इसमें अभी क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हमने रिसेंटली वो बंदा पकड़ा है, तो मज़ीद भी जो इंकशाफात होंगे उसके ऊपर हम दफात ऐड करेंगे। इसमें केस 311 की तरफ तो नहीं जा रहा ये 302 के साथ साथ, क्योंकि उसकी जो है हकीकी उसकी बीवी और बच्ची की माँ जो इसमें मुद्दई है। जी, इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम मैक्सिमम इसमें कन्विक्शन करवाएं और हम इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई चीज़ जो है लेकिन चालान के अंदर ना रहे। इंसाफ मिलेगा, उसकी बात इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। आम तौर पर शहरियों में तासर पाया जाता है कि पुलिस जो होती है उसका आवाम के साथ अच्छा रवैया ना है, लेकिन बाद पुलिस अफसरान ऐसे भी होते हैं जो अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लेते हैं और आवाम को रिलीफ फराहम करते हैं। आज मैं एक ऐसे केस की बात करूंगा कि जिसकी पुलिस अफसरान की पजीराई सोशल मीडिया पर और कौमी अखबारात और टीवी चैनल पर नुमाया खबर के तौर पर नशर हुई। इसमें मुख्तलिफ मुद्दई साहबान शामिल है। हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो हमें दस्तयाब मुद्दई हो उनसे बात करें और उनसे मालूम करें कि उन्हें क्या शिकायत थी। आज मैं थाना भूसी के सब इंस्पेक्टर दिलदार हुसैन की बात करता हूँ, जो कि महकमा पुलिस को इसके मुतल्लिक मालूमात थी कि कत्ल, चोरी, डकैती समेत दीगर अहम नोयत के केसेस में ये मुल्ज़मान को रिलीफ फराहम करता है और बाज़ केसेस में इसकी तफ्तीश भी दुरुस्त ना थी। शहरियों की जानब से DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार को खुली कचहरियों में और जब वो अपने ऑफिस में मौजूद होते थे तो इसकी शिकायत उन्हें बताई गई, जिस पर DPO टोबा टेक सिंह ने एक ऐसा तारीखी फ़ैसला किया कि एक ही दिन में दिलदार हुसैन को सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और बना दिया और उसी दिन हेड कांस्टेबल के बाद फिर कांस्टेबल और उसी दिन इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये दिलदार हुसैन कमालिया के थाना भूसी में तैनात था। इस फैसले के बाद अवामी सतह पर महकमा पुलिस की ज़बरदस्त अंदाज में पजीराई हुई। सब इंस्पेक्टर दिलदार हुसैन को अवामी शिकायत पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। इस सिलसिला में मैं एक ऐसे मुद्दई के साथ मौजूद हूँ। इन्होंने भी DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार को उसकी शिकायत की थी अपने केस के हवाला से। इस बारे में हमारी DPO टोबा के तर्जमान से भी बात हुई तो उन्होंने भी इन मुद्दई की तस्दीक की थी कि इन्होंने भी दिलदार हुसैन के ख़िलाफ़ खुली कचहरी में शिकायत की थी। इस वक्त ये मुद्दई मेरे साथ मौजूद भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मुकदमा था और सब इंस्पेक्टर दिलदार हुसैन से इन्हें क्या शिकायत थी। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी सर, बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैर अब्बास है, आर्मी से मैं रिटायर्ड हूँ। मुर्खा 9 जुलाई को मेरा बेटा जो है ना ये घर से खाना खा के रात के टाइम 8 बजे वॉक पे निकला है। हमारे घर के साथ नहर है तो उस नहर के ऊपर ये वॉक कर रहा था। सामने इसको मिला है, एक मुल्ज़िम मिला है जो जिसने इसको जो है ना पकड़ लिया है। पकड़ के इसके साथ बोसो किनार किया है और ज्यादती बदफिली करने की कोशिश की है। बच्चे ने उससे ज़बरदस्ती छुड़वा के जो है घर की तरफ भाग गया। चीखो पुकार की, कुछ लोग आ गए जिसकी वजह से मुल्ज़िम मौका से फरार हो गया। मैंने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस जो है ना वो मौके पे पहुंच गई, तकरीबन 1 घंटे के बाद पहुंच गई। उन्होंने मेरे से मौक़िफ़ लिया, पूछा क्या हुआ है। मैंने सारा माजरा उनको बयान किया तो मुझे कहा कि जी आप एप्लीकेशन जो है ना वो दें। तो मैंने एप्लीकेशन दे दी पुलिस को। 9 जुलाई के ये वाक़या है। 2 दिन FIR मेरी दर्ज ही नहीं हुई। 11 तारीख तक मेरी FIR जो है ना वो दर्ज नहीं हुई।
जब 11 तारीख को उन्होंने FIR दर्ज की है, उसके बाद मुलजिम को बगैर गिरफ्तारी बगैर इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने जो है ना FIR दर्ज की है, उसको रिलीफ मिला 2 दिन, फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया। इसमें FIR दर्ज होने के बाद भी 2 दिन उसको रिलीफ दिया, गिरफ्तार नहीं किया। उसने क्या किया कि जाके अबूरी जमानत अदालत से करवा ली। फिर मैं डेली थाने के चक्कर लगाता रहा हूँ, सुबह शाम आता रहा हूँ दिलदार साहब के पास। इनको मैंने कहा कि भाई मेरी इन्वेस्टिगेशन करें और अपने चलान पेश करें, तो मुझे डेली नई कहानी कि जी कल कर लेंगे तो परसों कर लेंगे, तो मेरी इन्होंने कोई जो है ना वो नहीं सुनी। इसी दौरान ये मुल्ज़मान से साजबाज हो गए। 19 तारीख को हमारी इन्होंने फर्जी एक तफ्तीश की, उसमें भी किसी मौके पे ये ना पहुंच सके, तो फिर 3 दिन का टाइम दे दिया। मकसद क्या था कि उसकी अबूरी जमानत की डेट थी 21, कि ये 21 तारीख को जो इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और मजीद इनको मौका मिल जाए। तो 22 तारीख को जो है ना DPO साहब ने यहाँ पे खुली कचहरी की थी, मैं उसमें पेश हुआ। मैंने अपना सारा ये मौके बताया कि ये दिलदार हुसैन मुल्जिम को रिलीफ दे रहा है, तो उन्होंने मौके पे ही, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मौके पे ही आर्डर जारी किया कि इसको जो है ना नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। ठीक है, और SHO साहब को आर्डर दिया कि इनकी तफ्तीश जो है ना ये शाम तक मुकम्मल करें। तो वो फिर भी अभी तक, मतलब आज 29 तारीख है, तो अभी तक मेरी तफ्तीश मुकम्मल नहीं है। मैं SP साहब के पास भी गया हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हेल्पलाइन पे भी मैंने कंप्लेन की है, लेकिन मेरी कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आला ओहदेदारान से कि वो इसको जो है ना काइंडली सीरियस लें। क्यों कि ये मेरे बच्चे के साथ है, ये मुल्जिम पहले भी आदि मुजरिम है, ये इसकी किस्म के इसके पहले भी एक केस रिपोर्ट हो चुका है, कोई ऐसे मामला हैं जो रिपोर्ट नहीं भी हुए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, ताकि ये नेक्स्ट किसी भी इस तरह के मुकदमे में जो है ना वो आने से जो गुरेज करे, और इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरी आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, कि वो जो है ना मेरी इस पे अमल करें। इस वक्त मैं उस बच्चे के साथ भी मौजूद हूँ जिसके साथ ये वाकया पेश आया। आइए इसकी ज़बानी सुनते हैं कि ये सारा वाकया किस तरह पेश आया। जी बेटा बताइए। मैं 9 जुलाई को सर रात को खाना खाकर सर घर से निकला हूँ। हमारे घर के साथ सर नहर लगती है सर, मैं उस पर वॉक कर निकल जा रहा था सर। तकरीबन 7-8 मीटर के फासले पर सर आगे पुल आ जाती है सर। ये मुल्जिम सर वहाँ पर सर पहले से मौजूद खड़ा सर। जैसे इसने सर मुझे आते देखा सर, इसने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे मेरा नाम पूछा सर। मैंने जब इसको नाम बताया सर, इसने मुझे पकड़ लिया सर, और इसने मेरे साथ बोसूगिनाल करने की कोशिश की है। मैंने इसको 2-3 मरतबा रोका भी है, लेकिन ये नहीं माना, और इसने ज़बरदस्ती सर मेरे मुंह पर हाथ डाला है और मुझे नीचे फसल में लेकर गया था, और वहाँ पर इसने सर मेरे साथ बदफेली करने की कोशिश की है और बहुत ज़बरदस्ती की। लेकिन सर मैंने किसी भी तरीके से सर शोर मचाया सर वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ लोग आ गए। जब मैंने उनको बताया सर, तब तक ये भाग चुका सर। हमने 15 पर कॉल भी की, लेकिन सर अब तक हमारी कोई नहीं सुन रहा सर। ये सब इंस्पेक्टर दिलदार ने भी हमारी नहीं सुनी, और आगे हम ASP के साथ कल पेश हुए हैं सर उनके पास, लेकिन उन्होंने भी हमें कोई जवाब नहीं दिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि सर इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में विपुल खास जिले के एक देही इलाके टंडो जान मोहम्मद और उससे मुल्का गांव बच्चल चांडियों में होने वाले बड़े साइबर क्राइम स्कैंडल की, जिसमें मुल्जिमान काफ़ी अरसे से लोगों को सस्ती गाड़ियों, सस्ती ज़मीनों और सस्ते मवेशी देने की आड़ में लूटते थे और उनको यरगमाल बना के भारी रकम उनसे छीन लेते थे। और इस मामले पर कोई भी मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं सामने आई। इस मामले की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इन मुल्जिमान के खिलाफ लगभग 300 मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन किसी की गिरफ्तारी सामने नहीं आई, ना ही पुलिस कोई एक्शन लेने में कामयाब हो सकी। ये मामला उस वक्त सामने आया जब सोशल मीडिया पे ये उधम मचा कि जी इस तरह एक गैंग देही इलाकों में लूट मार कर रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है, लोगों को सस्ती चीज़ों के लालच में लूट रहा है। उस पर पुलिस ने एक्शन लिया और सिर्फ चंद रोज के दौरान लगभग
34 मुल्जिमान को नामजद करके 21 FIR दर्ज की गई। इसमें सबसे बड़ा रोल मुकामी थाने का है, जिसके इल्म में होने के बावजूद उसने इस मामले पे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लोग लुटते रहे लेकिन वो कोई कार्रवाई करने से कासिर रहे, जिस पर बिपुखास पुलिस ने एक सख्त एक्शन लिया, SHO को तब्दील कर दिया, मुअत्तल कर दिया और एक पुलिस एहलकार को उन मुल्जिमान की मुखबरी करने और पुलिस कार्रवाई के बारे में अपडेट देने के इल्ज़ाम में भी उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। वैसे तो मुतासरीन की तादाद सैकड़ों में है और इसका जो हजम है या ऑनलाइन फ्रॉड का, ये करोड़ों में है। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो पुलिस ने कार्रवाई की, मुल्जिमान फरार हो गए, उनके मकान मस्मार कर दिए गए और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सिर्फ चंद रोज में लगभग 1 करोड़ रुपए की रकम जिन मुतासिर से लूटी गई थी वो वापस करा दी। ये 1 करोड़ की रकम अगर हजम देखा जाए इस ऑनलाइन फ्रॉड का तो ये बहुत कम लगती है। इस वक्त इसी तरह हमारे साथ एक मुतासिर भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ, किस तरह वो लूटे गए, पूरी तफसील उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पूरी तफसील मुझे बताइएगा अपने नाम के साथ कि क्या हुआ, कैसे लुट गए आप और कितनी रकम आपने खोई। मेरा नाम अब्दुलक है, मैं मातली का रिहायश का हूँ। मैं गया था बाग के ठेके का बाग लेने, मेरे साथ बंदा था मातली का कोली है, वो लेके गया, बोला ठेके पे बाग मिल रहा है चलते हैं उधर। मैं गया उनसे बात की और उन्होंने मुझे बताया हम मीर हैं, टालपुर हैं, तो बोला कल आना, पैसे लेके आना, तो हम आगे वाले बंदा जो आएगा बाग जिसका है उससे आपकी बात करवाएंगे। कितनी रकम लेके गए? मैं 53 लाख लेके गया था। तो दूसरे दिन में गया था तो उधर बैठा, तो दौड़े के बाद वो बंदा आया नहीं, तब तक बोला आ रहा है चाय भाई पी उधर। उसके बाद जब मैंने देखा वो बंदे उधर बैठे बैठे पैसे बना रहे थे, पैसे बनाते बनाते उनको एक बंदे ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, सांप ने काट दिया। फिर देखा तो वाकई सांप भी बैठा था, हमने वो भी देखा था, वो बंदा भी चीख रहा था। तो अचानक फिर उन्होंने बोला जल्दी जल्दी निकलो, पुलिस आ जाएगी, ये करो। उन्होंने एक जाली पैनिक फैलाया ताकि वो फरार होने में, आपके पैसे लेके भागने में उनको बहाना मिल जाए। पैसे तो मैंने उनको दे दिए थे, बोला वो बंदा आ रहा है अभी उसको देंगे जिसका भाग है। वो आया नहीं तब तक ये उनका ये शुरू शो हो गया। उन्होंने बोला हम बंदे को साहब ने काट लिया है, अभी पुलिस आ जाएगी, तुम कैसे भी करके निकलो। मैं डर में ऐसे निकल गया, पैसे भी नहीं लिए उनसे। बोला तुम कल या परसों हमसे रब्ता करना, फिर हमको आपको बताएंगे या आपके पैसे वापस कर देंगे। आज उसके बाद को भी महीना हो गया, अभी तक कोई रब्ता भी नहीं है, पैसे भी नहीं मिले। पुलिस कह रही है कि हमने लगभग चंद रोज में 1 करोड़ रुपए वापस करवा दिए लोगों के। आप उस जिनको पैसे वापस हुए उनमें शामिल नहीं है आप? नहीं, मैं शामिल नहीं, उसमें मुझे नहीं मिले अभी। अब पुलिस क्या कह रही है कि पैसे आपके मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पेशरफ्त क्या हुई है? मैंने अभी कंप्लेन नहीं करवाई थी, मैंने FIR कटवा दी है अभी, इसलिए मुझे नहीं मिले पैसे अभी। मेरा नाम अब्बास नूरी मित्र खास के हैं और हम तो ये हमारे को उसने 2-3 दिन पता नहीं किसने उसको नंबर, हम प्याज के काम करते हैं, किसी ने पता नहीं नंबर दे दिया उसको, उसने मेरे डेली फ़ोन करता था, भाई प्याज है हमारे पास 15-16 एकड़, तुम आ जा देखा। एक दिन छोड़ दो, दूसरे दिन हमारा सौदा हो गया, फ़ोन पे सौदा हुआ तो उस दिन मेरे पैसे नहीं मिले, मैं नहीं जा सका। कितने लाख का सौदा? ये सौदा मेरा 34 लाख का। जब दूसरे दिन पैसे मिले, जब इसने फ़ोन किया अभी जल्दी आ जा, हम बैठे हैं इंतज़ार में। मैंने बोला अभी बस में जा, मैं बस में गया उधर। जब बस में उधर पहुंचा तो टंडे जानमान वहाँ से आगे इसका पता नहीं कौन सा उधर उतरा, फिर वहाँ से 2 बंदे लड़के आए थे, हमारे मोटरसाइकिल लेके चले गए। सीधे गए, एक प्याज देखा, दूसरा प्याज नहीं देखा, चले लगे वो ताक के चले, वो मोटरसाइकिल चले गए, लड़का लेके चला गया, दूसरे थे उधर बैठे थे वो ताक में। जब हम उधर पहुँचे तो उसने बोला प्याज, ये मोबाइल सच पे दिखा रहे थे, ये मोबाइल ये प्याज खड़ा है और तेरा सौदा हो गया, पैसा दे दे हमारे को, हम तुम सुबह गाड़ी भर ले। चलो ठीक है, हम बोला ठीक है, उसको पैसे दिए। कितने पैसे दिए? 9 लाख रुपए। जब 9 लाख देने के बाद फिर उसने मोटरसाइकिल दिया नहीं, ऐसे हम बैठा था उधर। रात को उसने मेरे को कमरे में डाल दिया, समझे, फिर दवा शबा दे के अंदर मेरे को कमरे में रोटी भी नहीं खिलाई, ऐसे लगा दिया मेरे को। सुबह के 5:30 बजे मेरे को वहाँ से निकाला, 6 बजे मेरे को पुराना सिम नाला था उधर छोड़ के चले गए। फिर मैं बंद गया था, 3-4 किलोमीटर रोड था दूर, फिर मैं रोड पे गया, उधर रिक्शे में लेकर आ गया टंडे जान मामन, वहाँ से बस में चढ़ के आ गया।
उसने बोला किसी पुलिस को बोलूँगा क्यों, कोई तेरे हमारा मीर आमिर नाम है, हमारा ये नहीं बताया हम चांडिया, हमला मीर आमिर है तो मीर साहब ज़मींदार होते हैं, ऐसे 2 नंबर थोड़ी होते हैं। इस ज़बान हमारा कारोबार है ज़बान से, हमने उसको पैसा दिया। जब मीर आमिर उसने बोला तेरी पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, अपनी सिर्फ ज़िंदगी बचा के भाग जा। फिर मैं तो वहाँ से भाग गया क्योंकि इसी थाने पे नहीं गया था। और 9 लाख रुपए उनके पास थे? 9 लाख उसके पास हुए। फिर मेरे को डराया, फिर मैं आ गया वापस मेरे पास। कितने हफ्ते के बाद आपने मुकदमा दर्ज कराया? ये 4 महीने के बाद। 4-5 महीने के बाद। क्यों लगे 4 महीने? जब ऐसा ये नारिजा साहब आया, फिर इसने बोला चांडे हैं, फिर दुनिया सारी आई, फिर हम भी आ गए। नहीं, लेकिन आपने इस दौरान 4 महीने खामोश क्यों बैठे रहे? आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? पुलिस के पास क्या जाएगा, हम नहीं मानती है। फिर दूसरे सारे लोग बोलते हैं अमीर ऊपर चढ़ते ही नहीं है, फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, और डरते हुए खाना मर जाएंगे उधर जब बेग बना। मेरा नाम सलीम है, मैं आम का ठेकेदार हूँ, प्याज का भी ठेकेदार हूँ और इसके अलावा केले का भी ठेकेदार हूँ। अब ये कि उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, नंबर पता नहीं कहाँ से लेके आए, उनका काम यही है। और 15-16 साल से हम काम करते आ रहे हैं, कभी भी ऐसा फ्रॉड हमारे साथ नहीं हुआ। हम तो पंजाब में जाते हैं आलू के कारोबार के हवाले से भी। बहरहाल हम वहाँ पहुँचे तो 4 एकड़ पहले मुझे दिखाया किसी मीर का प्याज, तो वो सौदा बनाया। फिर मैंने ऑनलाइन अपने पार्टनर से वहाँ मंगवाए, अकाउंट झूठे से मैंने निकाल के उनको 5 लाख दिए। फिर उन लोगों ने 4 एकड़ मुझे दिखाया, वो किसी कायम खानी का प्याज था। फिर वो भी सौदा बना, टोटल मिला के 45.5 लाख का सौदा बना। फिर मैंने 5 लाख जो है ना तीसरे दिन यहाँ मीरपुर खास से लेके गया। जैसे मैं वहाँ पूछा उसके गांव में, तो फिर मुझे कनपट्टी में पिस्टल रखा। पिस्टल रखने के बाद फिर मुझे अंदर लेके के वहाँ कोई मशीन का काम, नोटू छापने का काम, दूसरा तीसरा ये काम चल रहा था। मुझे कहा बैठो इधर काम करो। मतलब जब आप वहाँ गए तो एक नया इंकशाफ हुआ कि वहाँ जाली नोट भी बन रहे थे? जाली नोट बन रहे थे, वो तो मुझे पता ही नहीं था ना। क्या मैं तो कारोबार के हवाले से वहाँ पहुँचा, पहले 5 लाख दिए, फिर दूसरे 5 लाख दिए। मेरे साथ भी दूसरे भी साथी थे, वो भी परेशान हो गए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हम मजबूर थे, वो जैसे बता रहे थे हम वैसे कर रहे थे। ऐसा मसाला लगाओ, ये करो वो करो, वो मूवी भर रहे थे। उसके अलावा CCTV कैमरा भी लगे हुए थे। तो कुछ देर के बाद एक बंदा निकला, वो मुझे सांप ने डस लिया। हम भागे, देखा एक बहुत बड़ा सांप है, वो बाहर निकला और घूम रहा था और ये शदीद ज़ोर से वो रड़ियाँ कर रहा था। हमने डर गए, पता नहीं क्या होगा। फिर उन लोगों ने कार निकाल के उसको लेके गए वहाँ छोटे अस्पताल पे। तो शाम का टाइम, थोड़ा रात का अंधेरे का टाइम हो गया। तो अभी वो थोड़ी देर बाद उसने एक कॉल की कि उसके मुंह से झाग निकल रही है। तो थोड़ी देर के बाद फिर कॉल की वो मर गया। हमने उसको सेम नाले में फेंक दिया। और ये सारा झूठ और जाली उन्होंने पैनिक फैलाया ताकि आप लोगों को घबरा के आपको नर्वस कर दिया जाए, परेशान कर दिया जाए। बिल्कुल, समझो कि हरासमेंट। पहले पैसे लिए, फिर पिस्टल पे कनपट्टी पे पिस्टल रखा, उसके बाद हरासमेंट। हम डर जाएं, खौफ से दे, ये गलत काम कर रहे हैं, कोई ब्लैकमेलिंग के लिए एक ड्रामा। जैसा कि ठगों के खिलाफ इशू उठाने वाला मैं हूं, मुझे जैसे इतलात मौसूल हुए, मैं सोशल वर्क काफ़ी टाइम से लोगों के इश्यूज़ पे काम करता हूं, समाजी वर्कर हूं, लोगों के इश्यूज़ पे काम कर रहा हूं। तो मुझे इतलात इनकी पहले थी 2-3 सालों से, लेकिन कोई शवाहिद नहीं मिल रहा था, कोई कैमरा के सामने नहीं आ रहा था। लुटकर लोग आते थे और अपना बयान सुनाते थे, लेकिन कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं था। जैसा कि मेरे दोस्त कराची से आ रहे थे, उन्होंने बोला हमने टंडो जानमन में एक गाड़ी देखी है, तो हम वहाँ जाएंगे गाड़ी लेने, आप हमारे साथ चलो। मैंने उनको मना की, मैंने बोला वहाँ फ्रॉड है, ठगी है, आप नहीं आओ। लेकिन वो आ गए, क्योंकि लालच थी, सस्ती गाड़ी थी, 2-4-5 लाख रुपए सस्ती उनको बताया। जब हम सरजमीन पर पहुँचे, टंडो जान मोहम्मद शहर में पहुँचे, तो उन्होंने बोला गाँव आओ। फिर मैंने उनको बोला कि भाई गाँव हम नहीं आएंगे, आप अगर इधर आते हो तो फिर हम डिलीवरी गाड़ी के पैसे लेकर आए हैं, फाइल दे, गाड़ी दो और अपनी पेमेंट उठाओ। मकामी थाने का सही ये रोल रहा है कि जो लुटकर जा रहा था थाने पर, तो उनको वहाँ की पुलिस, SHO व दीगर उनके जो पुलिस एहलकार हैं, मुंशी या ड्राइवर या कोई भी, थाने तक जब बात आती थी तो वो उनको डराते थे, भाई यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, वो ठग हैं, वो डाकू है, वो लूटेंगे, मारेंगे, अपनी जान भी बचाओ और हमें भी सुकून करने दो। कोई उनकी दाद फरियाद सुनने वाला नहीं था।
जो लोग इनके मुतासरीन थे और जो फ्रॉड इतने अरसे से होता रहा है उसका मुकामी थाने ने क्या किया, तो मुकामी थाने के खिलाफ क्या कार्रवाई की, इस केस में आगे क्या पेशरफ्त हुई और इन जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनके केस में पुलिस के पास कितने शवाहिद हैं कि वो कोशिश करें कि इनको सजा हो जाए। तो मालूम करने के लिए हम एसएसपी मिरपुर के पास चल रहे हैं, उससे मालूम करते हैं कि इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त सामने आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिरपुर खास पुलिस की एक अच्छी कारकर्दगी हुई है जिसमें हमने चांडियो गैंग के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया था। ये चांडियो गैंग अरसा दराज से मिरपुर खास जिले के एक थाना है टंडोजान मोहम्मद और उनके गांव का नाम है बचल चांडियो। वहां से वो डिफरेंट किस्म के जराइम करते थे। इनिशियली ये क्राइम करते थे स्ट्रीट स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग। फिर 2010 के बाद उन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी तरीका वारदात चेंज कर लिया। स्नैचिंग से ये आ गए चीटिंग कम स्नैचिंग। चीटिंग कम स्नैचिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को वो चीट कर लेते थे, अगर वो चीटिंग में नहीं आते इनके झांसे में तो वो उनके साथ फिर स्नैचिंग कर लेते थे असला दिखा के। सादा अल्फाज में कहें तो ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। डिफरेंट किस्म के फ्रॉड जिसमें ऑनलाइन भी है, फिजिकली बंदों को बुला लिया, उस हिसाब से भी कर लेते हैं। मैं कुछ आपके चैनल के थ्रू मोडस ऑपरेंडी बता दूं कि ये अक्सर इनका जो सबसे बड़ा तरीका वारदात है वो गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट रखते हैं पे या इवन अपने अकाउंट पे। वहां पे गाड़ी अगर कोई 50-60 लाख रुपए की गाड़ी है तो वो 30 लाख उसकी कीमत रखते हैं। लिहाजा कीमत कम देख के लोग ल्योरिन होके इनके पास आ जाते हैं। वहां जब इनके पास आ जाते हैं डीलिंग करने के लिए तो वो उनसे कैश वगैरह लेके गाड़ी के जाली कागज वगैरह उनको दिखा के उस पर सेल परचेज एग्रीमेंट साइन करके 2-3 इनके तरीके वारदात थे कि कोई बंदा इनका रिश्तेदार आ जाता है कि यार वालदा को हार्ट अटैक हो गया है, मेहरबानी करके गाड़ी दे दें, हम उसको हॉस्पिटल छोड़ें। उस गाड़ी के बहाने वो गाड़ी भी लेके चले जाते हैं, कैश भी लेके चले जाते हैं और बंदा बेयार और मददगार वहां पे खड़ा रहता है। या कभी कभी वो सांप छोड़ देते थे इनके सामने कि भाई सांप ने इस बंदे को काट लिया, अब आपके ऊपर FIR हो जाएगी 302 की, तो वो डर के भाग जाते हैं। अगर कोई इन चीजों में नहीं आते तो उनके ऊपर वो पिस्टल तान के उनसे पैसे छीन लेते हैं। इनका जो मुख्य है ब्रांड चाइल्ड जिसको मैं कहूँ, वो 3 भाई हैं जिनके जो वहाँ के रहायशी हैं बचल चांडियो विलेज के, और उनके नाम मैं आपको बता दूं, अली मोहम्मद सन ऑफ बचल चांडियो, वली मोहम्मद सन ऑफ बचल चांडियो, अशरफ सन ऑफ बचल चांडियो। ये गांव भी इनके वालिद के नाम पे है और उनके साथ जो उनका फैसिलिटेटर है बाबू धांधल। तरीका वादा ये थी कि बाबू धांधल को वो एक गांव का बड़ा करके दिखाते हैं, बाकी तीनों वो बैठ के इनके साथ डीलिंग करते हैं और 4-5 लड़के इनके पास बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह वो चलाने में माहिर हैं। वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, उसके बाद लोगों से रब्ता करके झांसा देके वो उनको बुला लेते थे इधर। उसके बाद ये तीनों मुख बैठ के इनके साथ डिफरेंट किस्म की चीटिंग और कम स्नैचिंग करते थे। सर, इसमें तमाम बज़ाहिर तो मुकामी थाने की भी गफलत सामने आई है, आपने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? जी, एक जो हमारा सिपाही था माशूक, जिसके राब्ते वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन दौरान साबित हुए, उसको मैंने डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया हुआ है। दूसरा SHO मैंने चेंज किया हुआ है क्योंकि ऑपरेशन एक फुल फ्लेज में जा रही थी, उसने थोड़ी सी ऑपरेशन में सुस्ती बरती, तो जिसकी वजह से उसको मैंने चेंज किया हुआ है। 4 अगस्त का दिन पाकिस्तान भर में पुलिस के शोहदा के नाम पर किया गया है। पाकिस्तान में ये कहा जाए कि जहाँ हम पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं वहीं पुलिस की कानून की रेट कायम करने में एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। मुख्तलिफ हादसात हों, मुकाबले हों, बम धमाके हों, बड़ी तादाद में पुलिस के अफसरान और एहलकार इन सारे वाक़यात में शहीद हुए हैं। ऐसे ही एक शहीद की फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बरकत अली थाना रिसाला में कांस्टेबल की हैसियत से अपनी ड्यूटी अंजाम देते थे। घर पर बैठे थे अपनी फैमिली के साथ, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, दफ्तर जाने के लिए देर हो रही थी। रात को 8 बजे की ड्यूटी पे वो तैनात थे। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद अपनी अहलिया को कहा कि मुझे दफ्तर जाना है, थाने जाना है, ड्यूटी का टाइम हो रहा है। और जल्दबाजी में नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद यूनिफॉर्म पहना, बाइक को किक लगाई और उसके बाद में वो थाने चले गए। कुछ देर के बाद में ख़बर आई कि वो नहीं रहे। उस शहीद की अहलिया इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे तफसील तौर पर बात करते हैं। जी, ये ख़बर आपको किसने दी थी? इब्तदाई तौर पे तो हमने बताया कि बरकत साहब की शहादत किस तरीके से हुई थी, लेकिन ये आप ज़रा मुझे ज़रा शॉर्टली बताइए कि ये उस दिन हुआ क्या था? उस दिन ये हुआ कि जिस बरकत अली के भाई के कॉल आ गया नसीर अहमद के कि आप जैसे मम्मा को फ़ोन दे दें
तो मुझसे बात नहीं की, फिर मम्मा से बात की। अपनी मम्मा को पता चला तो इसकी मम्मा ने अपने ही जैसे हस्बैंड को कहा आप मस्जिद की तरफ ना जाएं, चले आपके बेटे का जैसे बम ब्लास्ट हुआ है। तो सब जैसे जितने भी फैमिली थे हम लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तो 4 दिन सिविल हॉस्पिटल में थे, 5वें दिन उसका इंतकाल हो गया। क्या धमाके में और भी लोग इसके अंदर शहीद हुए थे? जी हाँ, तीन बंदे जैसे 3 पुलिस एक साथ, मगर नहीं शहीद सिर्फ हाँ जख्मी हुए थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड का शहीद हो गया। ये धमाका कैसे हुआ था ये बताइए? ये धमाका जैसे ही यहाँ से घर से निकले तो 10 मिनट के बाद जैसे कॉल आई है। वहाँ पर पहुँचते ही जैसे वहाँ के लोग कह रहे थे, वहाँ पर पहुँचते ही बाइक को साइड पे रखते ही इसने कहा मैं अंदर ऑफिस की तरफ जाना चाहती हूँ, उसी टाइम बम ब्लास्ट हो गया। तो क्या ये किसी चीज़ में लगा हुआ था? तुम ये किसी ने वार किया था, कुछ था या जैसे कि उस टाइम लियारी में ज़्यादातर लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी, जैसे बलोच और माजरों में, उस टाइम जैसे ये वाक़या हो गया। क्या इस वाक़े के बाद में, सानहे के बाद में पुलिस ने आप लोगों का साथ दिया या शहीद को भूल गए? अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत जैसे सारी हेल्प मिली है, और शहीद के जैसे कि घर के लिए खर्चा वगैरह, और बच्चों की जैसे आरिफ अज़ीज़ भाई हैं 3 साल से हमारे घर पे साल में 2 दफ़ा चक्कर लगाते हैं और बच्चों के सर पे हाथ रखते हैं, और इनके लिए गिफ्ट वगैरह जैसे 2-3 साल से बच्चों को कोई इवेंट वगैरह गार्डन। अच्छा ये बताइए कि जो उनकी तनख्वाह थी वो अभी भी जारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी है। तनख्वाह चल रही है उनकी शहीद की? जी हाँ अभी तक चल रही है। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, क्या कर रहे हैं? अभी तो स्टडी कर रहे हैं, दोनों बच्चे स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, और लेवल्स में हैं। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद ईसा। जैसे कि हमारी और स्ट्री फाउंडेशन की तरफ से भी हमें बहुत सारी हेल्प मिली है। पिछले 35 सालों में कराची पुलिस में तकरीबन 1067 के करीब अफसरान व अहलकार मुख्तलिफ़ वाक़यात में शहीद हो चुके हैं। इसमें टेररिज्म के वाक़यात भी हैं, टारगेट किलिंग भी शामिल है। मुख्तलिफ़ वाक़यात में अफसरान व अहलकार जिसके अंदर SSP लेवल से लेके DIG लेवल से लेके एक सिपाही के लेवल तक सारे अफसरान शामिल हैं। इन तमाम को टारगेट किया गया है। आज मैं जैसा कि अभी हमने कुछ देर कबल आपको एक शहीद की फैमिली से मिलवाया था, इस वक्त मेरे साथ एक SSP हैं जिनके वालिद भी शहीद हुए थे, जिनका भाई भी शहीद हुए थे। भाई सब इंस्पेक्टर थे, वालिद SSP थे। इन दोनों को शहीद किया गया था और ये सब वाक़यात 10 साल के अरसे में हुआ। 1997 में इनके छोटे भाई को शहीद किया गया था, जो कि रफ़ायाम सोसाइटी में उनको टारगेट किया गया था जब वो मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकले थे। और 2007 में इनके वालिद को टारगेट किया गया था जब वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में किसी काम से गए थे। मेरे साथ वक्त मौजूद हैं SSP सिटी आरिफ अज़ीज़ साहब। आरिफ साहब, आप भी शहीद फैमिली से हैं और आपकी फैमिली में 2 शोहदा हैं। ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है आपके नज़दीक, डेफिनेटली शहीद की फैमिली किसी और जिनके घर में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है उसके मुकाबले ज़्यादा हैसियत रखती है। तो आप ज़रा बताइए कि अब क्या किया जा रहा है और सिंध पुलिस की जानिब से क्या क्या इक़दाम किए गए हैं इन शहीदों के लिए, और आप भी इसके अंदर अपना कोई रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँ कि मेरे घर में 3 शहीद हैं। मेरे 2 भाई शहीद हुए हैं, उनमें से एक पुलिस ऑफिसर थे और जुमे की नमाज़ में वो निकल रहे थे तब उनको शहीद किया गया। फिर मेरे फादर को आफ्टर रिटायरमेंट उनकी 6 महीने के बाद उनको, वो भी जुमे की नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे न्यू कराची से, वहाँ पर उनको शहीद किया गया। और जो आपने मुझसे पूछा शहीदों की फैमिली का, तो मैं तो जब कोई शहीद की फैमिली को मैं देखता हूं तो मैं अपनी जगह पे रख के, क्योंकि मैं उन्हीं की फैमिली का और वही दर्द मैंने महसूस किया, वही तकलीफ़ मैंने उठाई है, तो मैं ये समझता हूं कि जो मुश्किलें, जो तकलीफ़ें वो उठा के यहाँ तक पहुँचते हैं तो मेरी तो ऑटोमेटिकली उनके साथ मोहब्बत जो है ना वो और बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है।
इसी वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि मैं वैसे भी हम वक्तन फ़वक्तन हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जो यहाँ पर होती है हमारे शोधा फैमिली, उनके साथ हम अपना इंटरेक्शन रखते हैं, चाहे उनके यहाँ शादी हो, चाहे उनके यहाँ खुशी हो, गमी हो। हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी लाइफ में उनकी फैमिली का उनके पार्ट बने, हम उसका हिस्सा बने हम उनका। तो आप जैसे ये आप देख रहे हैं कि 4 अगस्त को एक बहुत आलीशान तरीके से जो है वो शोधा का डे मनाया जाता है और अब तो बहुत इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, पहले भी दी जाती थी मगर अब हर साल कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे मैं अगर बात करूं, पैसों की बात मैं अगर आपसे नहीं भी करूं तो भी क्योंकि जो जान की जो कीमत है वो तो है नहीं, मगर ज़िंदगी का हिस्सा है पैसा। तो पहले ये लोगों को शहादत पे 3 लाख 5 लाख रुपए मिलते थे, आज वो करोड़ से 2 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ 4 करोड़ पे चला गया। तो वो उनको काम ज़रूर आता है, उनकी फैमिलीज़ की, उनके बच्चों की, उनके पढ़ाई में, उनकी फर्दर जो चीज़ें उनकी नेसेसरीज होती है उसमें काम आता है।